हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 3 दिसंबर। आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है, सेकंड शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आपको मिलेगा तो सेकंड शिफ्ट भी स्टार्ट हो चुका है। अभी बहुत सारे लर्नर्स का हमारे फीडबैक आ रहा है और उसी फीडबैक के आधार पे पेपर 1 का एनालिसिस लेके आ गया हूँ आपको। याद रखना होगा कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो जो भी लर्नर्स हमारे जिन्होंने याद करके हमें ये बताया है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसी के आधार पर और ये जो पूरा एनालिसिस होने वाला है ना, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आपका एग्ज़ामिनेशन कल है या बाद में है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 का भी मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पेपर 2 एजुकेशन अगर आपका है, तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन सही हुए या नहीं, और पेपर 1 तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भी होने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे लर्नर्स का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। जो मैंने कल रिवीजन सेशन लिया है, वो बहुत ज़्यादा काम आया। डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले। और अगर आपने वो रिवीजन सेशन नहीं देखा है तो काइंडली जाके देखिए, अगर आपका पेपर जो है ना आने वाला है, आने वाले दिनों में होने वाला है तो। एक ही रिवीजन सेशन में पूरे पेपर को हमने खत्म किया। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में बात करें तो एक क्रिएटिव कॉमन होता है, सीसी क्रिएटिव कॉमन्स से क्वेश्चन आया था। और पूरे तौर पे तो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये एक टाइप का कॉपीराइट लाइसेंस होता है ना, जिसे हम क्रिएटिव कॉमन्स कहते हैं। तो कॉपीराइट लाइसेंस होता है जिससे क्रिएटर्स को ये अलाउ करता है कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उनके काम को कैसे यूज किया जाएगा, जो भी उनका काम है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ लिखा, तो आपके उस काम को कैसे यूज किया जाएगा, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए ना। तो वो लाइसेंस जो है ना, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। और इसमें ओरिजिनल जो क्रिएटर होते हैं, इनको क्रेडिट देना होता है। तो एक होता है सीसीबीवाई, है ना। सीसीबीवाई जो है एट्रीब्यूशन होता है, इसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। तो दूसरे यूज कर सकते हैं, अदर्स कैन यूज, शेयर और अडॉप्ट कर सकते हैं उस वर्क को। प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ेगा क्रिएटर को, याद रखिएगा, है ना, प्रॉपर क्रेडिट। वही अगर सीसीबीवाई ऐसे के बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं शेयर अलाइक। एसए मतलब शेयर अलाइक। तो मतलब सीसीबीवाई की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर अडेप्टेशन जो है ना, वो सेम लाइसेंस के अंदर करना होगा, यानी लाइसेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक होता है सीसी बीवाई एनसी। तो एनसी मतलब हो गया नॉन कमर्शियल, तो इसको आप कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सीसी बीवाई एनडी एक होता है, ये सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है ये। और ये सिर्फ शेयरिंग अलाउ करता है क्रेडिट के साथ, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। और ना ही जो है ना, आप इसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया अगर कि व्हाट डज अ सीसीबीवाई एसेट लाइसेंस अलाउ, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर एक आ रहा है कि 4 पुरुषार्थ पूछे थे। 4 ये पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में आपका आ जाता है धर्म, एक आ जाता है अर्थ, एक आ जाता है काम, और ये एक आ जाता है मोक्ष, है ना। ये हिंदू फिलॉसफी के पुरुषार्थ जो है ना, इसमें आता है धन, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ के गोल्स, जो हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन में होता है। और ये प्रोवाइड करते हैं एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क, एक बैलेंस लाइफ जीने का, कि कैसे आप जो है ना एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। धर्म बात करता है राइचियसनेस के बारे में, मोरल ड्यूटी आपकी क्या है, आपकी नैतिक मूल्य के बारे में बात करता है ये, आपके एथिकल लिविंग के बारे में बात करता है। वही अगर हम बात करें अर्थ के बारे में, तो अर्थ मतलब वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, आपके पास जो आपकी धन है उसके बारे में बात करता है। काम जो है, तो काम आपका डिज़ायर, है ना, इमोशंस आपके, और एन्जॉयमेंट भी आप करिए, लेकिन उसका जो है ना एक लिमिट है, एथिकल लिमिट के साथ करिए। और वही अगर मोक्ष के बारे में बात करें, तो मोक्ष जो है ना, ये लिबरेशन, है ना, यानी बर्थ और डेथ, जो जीवन और मरण का जो ये चक्र है ना, इससे लिबरेट कैसे करना है, तो इस लिबरेशन के बारे में स्पिरिचुअल गोल, ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल होता है मोक्ष। फिर अगर हम बात करें आपके सीक्वेंस से, तो सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आया था। और एक ये है कि धर्म जो है ना, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसके रिलेटेड कुछ था। अब जैनिज्म, है ना, जैनिज्म से भी क्वेश्चन था। जैनिज्म में 3 जेवल्स होते हैं, ये ना, जैनिज्म में याद रखिएगा 3 ज्वेल्स। अब ये 3 ज्वेल्स जो है ना, एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, एक होता है सम्यक दर्शन, और एक होता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, राइट नॉलेज, राइट परसेप्शन, राइट कंडक्ट। तो सम्यक सम्यक ज्ञान जो होता है ना, इसमें आपको रियलिटी को समझना होता है बिना किसी डाउट या कंफ्यूजन के। सम्यक दर्शन मतलब फेथ रखना होता है, ट्रूथ और टीचिंग्स में। सम्यक चरित्र मतलब एथिकल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में होता है। अच्छा, अगर बुद्धिज़्म से इसका कंपैरिज़न करें, तो जैनिज़्म जो है ना, ये फ़ोकस करता है स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस पे, और रिनंसिएशन पे। बुद्धिज़्म जो है ना, 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात करता है।
8 फोल्ड पाथ, इसमें राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें कराई हुई हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस चीज़ को आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ, किस-किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक? अब इसके बाद न्याय फ़िलॉसफ़ी, तो न्याय फ़िलॉसफ़ी को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना? और मेरे शॉर्ट सेशंस जो मैंने कराए थे वो भी लर्नर्स कह रहे हैं कि हेल्पफुल रहा है, और उसके अलावा जो रिवीजन वाला जो लास्ट मैंने कराया वो तो है ही, और साथ ही साथ जो मैंने नोट्स भेजे थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो बात करते हैं न्याय फ़िलॉसफ़ी में, इंडियन लॉजिक और रीज़निंग इसके रिलेटेड था। न्याय जो है ना, वन ऑफ द 6 क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी है। 6 जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी के, भारतीय दर्शन के जो स्कूल्स हैं उनमें से एक है, और ये जोर डालता है लॉजिकल रीज़निंग पे, है ना? और एपिस्टेमोलॉजी पे जोर डालता है, जो नॉलेज का स्टडी कैसे करते हैं इसके बारे में। अगर कॉन्सेप्ट्स देखें तो इसमें प्रमाण होता है, हेतु होता है, और न्याय सिलोजिज़्म होता है। न्याय सिलोजिज़्म में फ़ून मैंने आपको बताया था ना, PHUUN, वो आपको याद रखना है। अगर किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए तो आप जो है ना वो रिवीजन सेशंस देख सकते हैं जाके, है ना? और स्टेटमेंट, रीज़न, एग्ज़ाम्पल, एप्लीकेशन, कंक्लूज़न, ये, है ना? ये आपका जो है ना नया सिलोजिज़्म का 5 स्टेप रीज़निंग होता है। पहले आता है स्टेटमेंट, फिर आता है रीज़न, फिर आप उसको एग्ज़ाम्पल देते हो, उदाहरण, फिर आता है उसका उपनयन, और फिर निगमन आता है ना? हाँ, तो ये हो गया आपका की कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड हैं आपके न्याय से। और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से भी लर्नर बता रहे हैं कि क्वेश्चंस आया था। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी तो मैंने आपको बार-बार कराया हुआ है, और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। इस बार बताया जा रहा है कि असर्शन रीज़न का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये फॉलो कर रहा है सेम जो पिछला पैटर्न था, वो वाला। जहाँ पर असर्शन रीज़न का क्वेश्चन नहीं था, और सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है एनटीए। तो ये जो है ना एक अच्छी बात भी है कि आपको ये पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी जो है ना, एक ऐसा डिग्री जिससे कि आप टेस्ट कर रहे हो, या मेज़रमेंट टूल जो है ना आपका, वो वही मेज़र कर रहा है जो वो मेज़र करना चाहता है। अगर आप टेम्परेचर मेज़र करने करने जा रहे हो, और आप ने टेम्परेचर ही मेज़र किया, तो वो वैलिड है, आपका जो रिसर्च है। वही रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब अगर बार-बार आप सेम रिज़ल्ट दे पा रहे हैं, बार-बार कोई और भी अगर उस टेस्ट को कर रहा है और सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है ओवर द टाइम, तो ये रिलायबल हो गया रिसर्च। वैलिडिटी में भी कई चीज़ें होती हैं, एक होता है कंटेंट वैलिडिटी, एक होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और एक होता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, है ना? कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब ये है कि डज़ द टेस्ट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी जो टेस्ट आप कर रहे हो, क्या वो सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है कॉन्सेप्ट के। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब क्या वो टेस्ट मेजर कर रहा है थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, और क्राइटेरियन वैलिडिटी मतलब क्या वो टेस्ट प्रेडिक्ट कर पा रहा है या कोरिलेट कर रहा है आउटकम से। वही रिलायबिलिटी के बारे में बात करें, तो जो हमारा ये रिलायबिलिटी होता है ना, ये कंसिस्टेंसी दर्शाता है, ये स्टेबिलिटी दर्शाता है टेस्ट रिजल्ट का। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक होता है ना? जिसमें आप स्टेबिलिटी देखते हो, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एक होता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, और ये एग्रीमेंट, यानी जो इवैल्यूएटर्स हैं आपस में वो एग्री होने चाहिए। और एक होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो ये याद रखिएगा, यूनिफॉर्मिटी दर्शाता है टेस्ट आइटम्स। वैलिडिटी एक्यूरेसी कहता है ना, कि एक्यूरेट है कि नहीं, एक्यूरेसी। और रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी के बारे में है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो 4 पुरुषार्थ के बारे में लॉरेंस कह रहे हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिया। हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मैं आपसे बार-बार कहता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और मैं बार-बार कहता हूँ ना कि वो मैनिपुलेशन वाला, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, है ना? मैनिपुलेशन ऑफ वन वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इफेक्ट देखते हैं किस पे? दूसरे वेरिएबल पे, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट मतलब क्या? आश्रित चर। और स्वतंत्र चर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर का जो इफेक्ट है वो हम आश्रित चर पर देखते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। फिर रिपोर्ट्स से भी सीक्वेंस आया था, जैसे सर्जेंट रिपोर्ट। तो जो आपका सर्जेंट रिपोर्ट है, ये सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया था। इसका फोकस था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध नंबर 2 जो हुआ था, उसमें एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन उसके बाद भारत में कैसे किया जाए, इसके बारे में सर्जेंट रिपोर्ट था। नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, तो वो सैम पिट्रोदा ने चेयर किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सैम पिट्रोदा ने इसको चेयर किया था, और उसका जोर था कि नॉलेज क्रिएशन और एक्सेस को कैसे भारत में बढ़ाया जाए, और भारत को एक नॉलेज सोसाइटी कैसे बनाया जाए, है ना? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और ये नहीं, लर्नर्स ने बताया है कि कौन-सा था, लेकिन हाँ, ये आया था। तो टीचिंग आवर से शायद इसमें क्वेश्चन आया था, तो कितने होने चाहिए? तो 25 से 30 घंटे पर वीक होने चाहिए, 25 टू 30 आवर्स पर वीक, ये रिकमेंडेड है स्कूल टीचर्स के लिए। फिर
आपका मॉडल्स जो एजुकेशन में मॉडल हैं, तो डिक एंड कैरी मॉडल ये आया था। ये एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए डिक एंड कैरी मॉडल ये एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है, जिसका फोकस होता है एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप और इम्प्लीमेंट करना, साथ ही साथ इवैल्यूएट करना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एनालाइजिंग, फिर आता है आपका डिज़ाइनिंग, फिर आता है आपका डेवलपिंग, इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग और फिर आता है इवैल्यूएटिंग। तो इसके बारे में डिक एंड कैरी मॉडल से था। हिल्डा टाबा मॉडल क्या होता है? तो हिल्डा टाबा मॉडल जो है ना, ये बहुत सभी फेमस मॉडल है, मैम ने कराया होगा आपको। ये इंडक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ये लर्नर्स के नीड्स से स्टार्ट होता है। माइक्रो टीचिंग वर्सेस मैक्रो टीचिंग से भी क्वेश्चन आया था, है ना। माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग ये मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो माइक्रो टीचिंग वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ फोकस स्पेसिफिक स्किल्स को गैदर करने पर होता है और ये कम ड्यूरेशन का होता है ना, लेस ड्यूरेशन। और मैक्रो टीचिंग जो होता है ना, ये लार्जर ग्रुप के साथ होता है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक इसका जो है ना उद्देश्य होता है। कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन था। कार्ल मार्क्स जो है ना, ये थ्योरिस्ट हैं जिनका फोकस था सोसाइटल स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, क्लास स्ट्रगल के बारे में ये बात करते थे कि जो अपर क्लास लोअर क्लास है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और ये जो है ना कम्युनिस्ट थे कार्ल मार्क्स। और एजुकेशन जो है ना एक इक्वालिटी को प्रमोट करने का एक जरिया है, कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था। फिर यूनिवर्सिटीज़ के सीक्वेंस से कुछ क्वेश्चन आया था, तो अगर उसको देखना चाहते हो तो आप मैंने यूनिवर्सिटी का सीक्वेंस टेलीग्राम चैनल पर जो है ना, ये पूरा का पूरा जितने लगभग इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सीक्वेंस में कि कब-कब एस्टेब्लिश हुए थे मैंने बताया था। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जो है ना, ये 1857 में आए थे, है ना? ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं, वहाँ से जाके आप नोट्स देख सकते हैं। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो मैंने बताया है वहीं से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। मेमोरी लेवल से क्वेश्चन आया था। मेमोरी लेवल मैंने बताया था ना, कि मेमोरी लेवल ऑफ टेबल टीचिंग जो है ना, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। और ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया। मैंने बताया था ना, हड़बड़ी में हर्बर्ट ने दे दिया था। तो मेमोरी लेवल, इसमें कंटेंट को प्रेजेंट करना, रोट लर्निंग, रिप्रोडक्शन यानी कि उसी चीज़ को आप याद करके बता दे रहे हो, रट रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। जॉन एफ हर्बर्ट इनका पूरा नाम था। वो इनका ही जो है ना, ये प्रोपाउंड किया हुआ कॉन्सेप्ट है। फिर प्रमाण जो न्याय फिलॉसफी में कई बार मैंने आपको बताया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि। तो ये जो है ना मीन्स ऑफ नॉलेज आया था। परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं इसको। और ये सभी चीज़ें जो है ना मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। अच्छा, कल ही मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कल मैंने रिवीजन आपका कराया था, वेब 2.0 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरनेट है ये वेब 2.0। ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं कंटेंट। तो जैसे ब्लॉग्स आप देखते होंगे, जैसे विकी या विकिपीडिया आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर चीज़ें आप शेयर करते हैं ना, इंस्टा, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये रेडिट हो गया, ये सब क्या है? ये वेब 2.0 का ही जो है ना, ये अलग-अलग एप्लीकेशन यूज़ केसेज़ है। तो फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें वेब 2.0 के अंदर आती हैं। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी क्वेश्चन था, मैंने कल ही बताया था आपको। एफए जो है ना, ये ड्यूरिंग होता है, यानी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसी दौरान अगर बच्चों का आपने जो है ना असेसमेंट किया, मूल्यांकन किया, तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और ये जो है ना फॉर फॉर टीचिंग होता है ना? और फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है, ताकि स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर सकें, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकें और उनके अंदर इंप्रूवमेंट ले आ सकें। तो ये ईयर एंड एग्जामिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। क्विज़, पीयर रिव्यू, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, वैलिडिटी के टाइप्स मैंने आपको बताया। जैसे योगात्मक, फिर ये मानक, संदर्भित, ये सब नहीं होता है? योगात्मक वैलिडिटी, निष्कर्ष वैलिडिटी, मानक संदर्भित वैलिडिटी, ये जो मेज़रमेंट, जो क्यूमुलेटिव अचीवमेंट का मेज़रमेंट होता है, फिर कंपैरिज़न करते हैं रिज़ल्ट को बेंचमार्क से, फिर अचीवमेंट एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से हम जो है ना मेज़र करते हैं, ये सभी चीज़ें आई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आया था। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये फोकस होता है इंटीग्रेट करना स्टूडेंट्स का डाइवर्स नीड, रेगुलर क्लासरूम में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्सेसिबिलिटी, रिसोर्स और सपोर्ट कैसे उनको प्रोवाइड करेंगे। बैरियर्स जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स की कमी है। और फैसिलिटेटर्स जैसे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, जैसे हम आईईपी कहते हैं, तो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से हमें अपना एजुकेशन प्लान बनाना होगा। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, है ना। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे जो सुन नहीं सकता उसके लिए हियरिंग एड, जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल के कुछ उपकरण। तो ये सारी चीज़ें, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, ये फैसिलिटेटर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी यहाँ पेज की कमी है, यहाँ लिख देता हूँ। तो इससे अलावा स्किनर से क्वेश्चन था, है ना? बंडूरा से क्वेश्चन था, वाइगॉस्की से क्वेश्चन था, मैम ने आपको पढ़ाया होगा, मैंने भी
पढ़ाया हुआ है। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग और लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं, और ये लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, यानी कॉपी करके किसी बच्चा, ये कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो लोगों को देखता है, उनको कॉपी करता है। तो बंडूरा इसके बारे में बात करो। वाइगोस्की जो है ना, ये ZPD के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आपको कई बार बताया था, और इसी में MKO का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट, कि एक ZPD हमारा जोन होता है, यानी एक जोन है, और ये है कि आप खुद से कितना कर सकते हैं, और एक ये जोन है जो कि आप किसी की मदद से कितना कर सकते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाला आपका MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, या आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके पीयर, कोई भी हो सकते हैं, है ना? और ये सोशल इंटरेक्शन लर्निंग में कैसे होता है, वाइगोस्की इसके बारे में भी फोकस करते हैं। फिर टीचर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, ये ZPD का ही कॉन्सेप्ट है। तो जो शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, वो गैप जो कि एक लर्नर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, और वो अपने गाइडेंस टीचर या पीयर से क्या कर सकता है, उसके बीच का जो गैप है, इसी को हम ZPD कहते हैं। सिक्स सिग्मा से भी क्वेश्चन आया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स सिग्मा। एक मेथोडोलॉजी है जिसका एम होता है कि हम कैसे जो है ना एरर्स को रिड्यूस करें और एफिशिएंसी को इंश्योर करें, है ना? तो ये इसके बारे में था। फिर मीडिया के हिस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन था, हिस्ट्री ऑफ मीडिया। तो ओल्ड टू मॉडर्न, तो सबसे पहले क्या था, तो जैसे ट्रेडिशनल मीडिया में क्या था, ट्रेडिशनल मीडिया में सबसे पहले प्रिंट मीडिया था, न्यूज़पेपर चलता था, बुक्स चलते थे। फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया आया जिसमें रेडियो और टेलीविज़न आया, और फिर आया है डिजिटल मीडिया, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। कितना अच्छा-अच्छा प्रश्न था, और लगभग सभी चीज़ें जो हमने की हुई हैं वही क्वेश्चंस आया था। फिर एक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, डिसेबिलिटी, जैसे आपका PWD एक्ट 1995 था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर एक RCL, राइट टू कंपल्सरी लर्निंग जो होता है, ये एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है। फिर एक होता है ICP, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, जिससे फिर RPWD एक्ट, और मैंने ये भी आपको बताया था कि कितने एक्ट्स पहले थे और इसमें जो है ना कितना इजाफा हुआ। पहले 7 हुआ करते थे, बाद में इसको जो है 21 डिसेबिलिटीज के तौर पे इसको रिवाइज कर दिया गया, है ना? RPWD राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, इसको 2016 में आया था ये। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल्स, जैसे एक्सेप्टेंस, एक्सेसिबिलिटी और कोलैबोरेशन, जो लर्नर्स आपस में करते हैं, डाइवर्स नीड्स उनके होते हैं, उनके डाइवर्स नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आए थे, और कोई भी मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर जो हमने नहीं पढ़ा है। तो आई होप कि अगर आपका एग्जामिनेशन आने वाला है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपको पता है कि आप क्या पढ़ना है, तुरंत जाइए, सर्च करिए। टेलीग्राम पर एम्पल कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है। आप अगर डाउट ग्रुप में हमारे नहीं हैं, हमारे डाउट ग्रुप से जुड़ जाइए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप ज्वाइन करिए। बहुत हेल्प मिला है, जितने भी लर्नर्स उस ग्रुप में थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका। और साथ ही साथ टेलीग्राम का हमारा मेन चैनल जो ज्ञानस्थली क्लासेस का है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इस बार का आपका पेपर कैसा हुआ, अगर आपने पेपर दे दिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।